हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने एमटोर पाथवे डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम जीपीसीआर डिस्कस करेंगे। जीपीसीआर मींस जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। देखिए, रिसेप्टर जो हैं दो टाइप के होते हैं। एक साइटोसोलिक रिसेप्टर होता है। साइटोसोलिक रिसेप्टर उनके लिए होता है जो लिगेंड्स नेचर में हाइड्रोफोबिक होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो जो लिगेंड हाइड्रोफोबिक नेचर में होते हैं वो इजीली उस क्रॉस करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और साइटोसोलिक डोमेन होता है रिसेप्टर को, उसके साथ जाके बाइंड होते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, जीपीसीआर उन लिगेंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो लिगेंड्स नेचर में क्या होते हैं, पोलर होते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो हाइड्रोफिलिक है। तो वो लिगेंड्स जो नेचर में हाइड्रोफिलिक हैं और पोलर इन नेचर हैं, उन लिगेंड्स के लिए जो रिसेप्टर काम करते हैं वो कौन से रिसेप्टर हैं? वो जीपीसीआर रिसेप्टर है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नेट्स के लिए और आपके एग्जाम्स के लिए, ये आपको ध्यान से रखना है। तो जीपीसीआर को आप क्या कह सकते हो? ये लार्जेस्ट फैमिली है, लार्जेस्ट फैमिली है ये आपकी ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर की ये लार्जेस्ट फैमिली है। ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये हायर जो एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स होते हैं जो, वहां पर ये आपको उस केस में मिलेंगे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट्स के केस में ये आपके एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स क्रॉस करती है। क्रॉस 7 टाइम्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7 टाइम्स जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये क्रॉस करती है तो 3 डोमेन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं और 3 डोमेन जो है वो इंट्रा सेलुलर होते हैं। मींस आप कह सकते हो 3 डोमेन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और 3 डोमेन जो है वो इंट्रा सेलुलर होते हैं। और जो डोमेन इंट्रा सेलुलर है और वो थर्ड डोमेन है, थर्ड डोमेन पर आपका क्या मिलेगा? जी प्रोटीन बाइंड मिलेगा आपको। जी प्रोटीन आपको बाइंड मिलेगा थर्ड डोमेन पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको कि कभी भी जो जीपीसीआर होते हैं वो कभी भी प्रोटीन काइनेज बी को एक्टिवेट नहीं करते हैं। इसको कभी भी एक्टिवेट नहीं करते हैं। किसको एक्टिवेट करते हैं? प्रोटीन काइनेज सी, प्रोटीन काइनेज ए, प्रोटीन काइनेज जी, इनको एक्टिवेट करते हैं। कभी भी प्रोटीन काइनेज बी को जीपीसीआर जो होते हैं वो कभी भी एक्टिवेट नहीं करते हैं, नेवर। ध्यान रखना, ये चीज आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो थर्ड डोमेन जो है, साइटोसोलिक डोमेन जो है, उस पर जी प्रोटीन आपका अटैच होता है। तो अब हम जी प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं कि जी प्रोटीन क्या है। जी प्रोटीन, जी मीन्स ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन कह सकते हो आप। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग जो है वो साइटोसोल का जो थर्ड डोमेन होता है जीपीसीआर का, उस पे बाइंड होते हैं। तो इसके बारे में आप जब देखोगे जी प्रोटीन्स के में, तो ये क्या है? ये एक हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन है। हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन होता है। हेट्रो मीन्स अलग अलग, और 3 यूनिट होती है इसके अंदर।
अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 यूनिट होती हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या याद रखोगे कि ये एक लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है। लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है ये। कैसे लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है? जो इसकी ये अल्फा यूनिट है, ये अल्फा यूनिट पाल्मेटिक ग्रुप से अटैच होती है। पाल्मेटिक ग्रुप से अटैच होती है, जो एक लिपिड है। और जो इसकी गामा यूनिट है, ये प्रीनाइल ग्रुप से अटैच होती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। पाल्मेटिक ग्रुप से अटैच है, इस प्रोसेस को हम पाल्मिटोलाइसन बोल देते हैं। और जो गामा यूनिट है, ये प्रीनाइल ग्रुप से अटैच है, इस प्रोसेस को हम प्रीनाइलेशन बोल देते हैं। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स के बारे में पढ़ोगे तो 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। तो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स की कैटेगरी में आपका जी प्रोटीन जो है वो आता है। इसके बाद आगे आप क्या देखोगे कि जब जी प्रोटीन आपकी रेस्टिंग स्टेज में होता है, जी प्रोटीन रेस्टिंग स्टेज में होता है, मींस कोई भी लिगेंड इसके एन टर्मिनल से, जो साइटोसोलिक टर्मिनल होता है, उस पर अटैच नहीं है। मींस कैसे? देखो आप, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो जीपीसीआर है वो ऐसे 7 टाइम्स क्रॉस करता है। ये इसका एन टर्मिनल है, ये इसका सी टर्मिनल है। और इस थर्ड डोमेन पर 1, 2, 3, इस थर्ड डोमेन पर यहां पर आपकी जी प्रोटीन अटैच होती है। यहां पर आपकी जी प्रोटीन अटैच होती है। तो जब कोई लिगेंड यहां पे बाइंड नहीं होता है, उस कंडीशन में ये जी प्रोटीन जो है, जिसकी 3 यूनिट है अल्फा, बीटा, गामा, ये इनएक्टिव स्टेज में होती है। मींस आपकी अल्फा, बीटा और गामा, इस अल्फा के साथ जीडीपी बाउंड होती है। और जब अल्फा यूनिट्स के साथ जीडीपी बाउंड होती है तो वो अपनी इनएक्टिव स्टेज में होता है। तो उस टाइम पर जी प्रोटीन्स की अल्फा यूनिट बीटा, गामा के साथ अटैच रहती है। लेकिन जैसे ही यहां पर कोई लिगेंड आके बाइंड होता है तो इस रिसेप्टर के अंदर कन्फर्मेशन चेंज होती है। जब रिसेप्टर के अंदर कन्फर्मेशन चेंज होती है तो जी प्रोटीन के अंदर भी कन्फर्मेशन चेंज होती है। और उस कंडीशन में यहां पर क्या होता है, एक GEF, ग्वानिन एक्सचेंज न्यूक्लियोटाइड फैक्टर, ये फैक्टर प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है, इस अल्फा यूनिट से इस जीडीपी को रिप्लेस करवाना, रिप्लेस टू जीडीपी, इसका काम है ये। और यहां पे क्या करेगा, यहां पे आपका जीटीपी बाउंड करवा देगा, इस अल्फा यूनिट से जीटीपी बाउंड करवा देगा। जैसे ही अल्फा यूनिट से जीटीपी बाउंड होती है, अल्फा यूनिट एक्टिवेट हो जाती है। अल्फा यूनिट क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद यहां से क्या होगा, जी अल्फा यूनिट जो जीटीपी बाउंड है ये आपकी अलग हो जाएगी, और बीटा और गामा यूनिट्स जो है ये आपकी अलग हो जाती है। इट मींस जी अल्फा यूनिट जो है वो मोनोमेरिक फॉर्म में आ चुकी है और वो जीटीपी बाउंड होती है मोनोमेरिक, और जब ट्राइमेरिक फॉर्म होगी तब जीडीपी बाउंड होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बीटा गामा जो यूनिट्स होती हैं ये आपके पोटेशियम चैनल्स को रेगुलेट करती है, साथ साथ जो सोडियम चैनल्स हैं उनको रेगुलेट करती है, चैनल्स को रेगुलेट। और जो जी अल्फा यूनिट्स हैं ये आपके एडिनाइल रिसाइक्लेज एंजाइम है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम है, पीएलसी बीटा एंजाइम्स हैं, उनको ये रेगुलेट करती है। उनका फर्दर आगे रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं, सेल सिग्नलिंग स्टार्ट होती है। देखिए अब जब जी अल्फा जीटीपी बाउंड है तो ये रेगुलरली जीटीपी बाउंड नहीं रह सकती, रेगुलरली रेस्पॉन्स क्रिएट नहीं हो सकता। तो इसको डीएक्टिवेट करवाने के लिए क्या होता है, यहां पर जीएपी प्रेजेंट होता है, जीटीपीएच एक्टिवेटिंग प्रोटीन, जीटीपीएच एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये क्या करेगा, इस जीटीपी को यहां पे हाइड्रोलाइज करवा देगा, हाइड्रोलाइज टू जीटीपी, और दोबारा से जो जी अल्फा है वो दोबारा से क्या बाइंड हो जाएगी, जीडीपी बाउंड हो जाएगी।
और जैसे ही ये जीडीपी बाउंड होती है, बीटा और गामा यूनिट जो है इसके साथ दोबारा से बाइंड हो जाते हैं और ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो पॉइंट आपका सिंपल सा ये है कि जो जी प्रोटीन है उसकी अल्फा यूनिट अगर जीडीपी बाउंड है तो वो ट्राइमेरिक फॉर्म में मिलेगी, बीटा और गामा उसके साथ बाइंड रहेंगे। लेकिन जैसे ही उसके साथ जीटीपी बाउंड होती है बाय द हेल्प ऑफ जीईएफ, तो वो क्या होगी, वो एक्टिवेट हो जाएगी, मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ही वो मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है वो एक्टिवेट हो जाएगा और फर्दर आगे रेस्पॉन्स क्रिएट करती है। उस टाइम पे एक्टिवेटेड फॉर्म में बीटा और गामा उसके साथ बाइंड नहीं हो सकती। ये पॉइंट आपको इस पे इतना ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन की, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जी प्रोटीन टाइप्स, देखिए दो फैमिली होती हैं। फैमिली 1, इसमें दो मेंबर्स होते हैं, एक जी अल्फा एस, एस मींस स्टिमुलेटरी। अगर ये वाला यूनिट, इस अल्फा यूनिट की ये वाली यूनिट अगर एक्टिवेट होती है तो ये क्या करेगा, ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को ये एक्टिवेट करता है स्टिमुलेटरी यूनिट। और जो ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम है, ये इसका काम क्या होता है, एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा किसमें, सीएएमपी में। और जब सीएमपी का लेवल बढ़ता है, एटीपी टूटेगी, सीएमपी का लेवल बढ़ता है, तो होता क्या है, ये फर्दर एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को। और प्रोटीन काइनेज ए फर्दर आपका रेस्पॉन्स शो करता है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, साइक्लिक एएमपी सिग्नल, साइक्लिक एएमपी सिग्नल। ये फर्स्ट टाइप का है। दूसरा टाइप क्या है आपका, दूसरा टाइप है जी अल्फा ओ एल एफ, ओल्फैक्टरी। इसका काम भी आपका क्या है, ये पोटेशियम चैनल्स को एक्टिवेट करता है, पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट। और साथ साथ ये भी आपका इस एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो ये फर्स्ट फैमिली है जिसके दो मेंबर्स हैं, जी अल्फा एस, जी ओ एल एफ। अब देखिए दूसरी फैमिली के मेंबर्स कौन कौन से हैं। फैमिली 2, इसके 4 मेंबर्स हैं आपका। सबसे पहला कौन सा है, जी अल्फा आई, आई मींस इनिबिटरी, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम मेन क्या है, इस एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को, इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। इस केस में आप कह सकते हो कि जो साइक्लिक एएमपी है उसका रेस्पॉन्स शो नहीं होगा। अगर जी अल्फा की आई यूनिट एक्टिवेट होती है तो वो एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को ब्लॉक करता है और उस केस में जो आपकी साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स शो होता है, जो सेकेंडरी मैसेंजर है, वो आपका रेस्पॉन्स शो नहीं करेगा। ये फर्स्ट मेंबर है। दूसरा मेंबर्स क्या है, जी अल्फा नॉट। अगर ये यूनिट इसकी एक्टिवेट होती है तो इस यूनिट का काम क्या होता है, इस यूनिट का काम है PLC बीटा, फॉस्फो लिपेज सी बीटा, इसको एक्टिवेट करवाना, इस एंजाइम को एक्टिवेट करवाना इस यूनिट का काम है। और जब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है तो इसका काम क्या है, PIP2 को तोड़ना, किसमें, IP3 प्लस डैग में। ये भी अपने आप में एक सिग्नलिंग है, PIP2 अपने आप में एक सिग्नलिंग है, उसको भी हम अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जब ये PIP2, IP3 और डैग में टूट जाता है तो यहां से कैल्शियम आयंस जो है
वो रेस्पॉन्स शो करता है। इट मींस ये जो यूनिट है ये आपका पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करता है। मींस जो इसकी बीटा और गामा यूनिट्स अलग होंगी वो क्या करेंगे, इस पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करेंगे। और साथ साथ जो कैल्शियम चैनल है, कैल्शियम चैनल है उसको इनएक्टिवेट करेंगे। इट मींस आप कह सकते हो मसल्स रिलैक्सेशन में जो जी अल्फा नॉट यूनिट है इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है मसल्स रिलैक्सेशन में। क्यों होता है कि जैसे ही अल्फा यूनिट एक्टिवेट होने के बाद अलग होती है और साथ में बीटा और गामा यूनिट होती है, बीटा गामा यूनिट क्या करती है, पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करती हैं और कैल्शियम चैनल को क्या करती हैं, डीएक्टिवेट करती हैं। तो उस केस में मसल्स रिलैक्सेशन होता है। ये सेकेंड टाइप का है। थर्ड टाइप का देखिए हम फैमिली 2 का थर्ड टाइप का मेंबर कौन सा है, इसका मेंबर है जी अल्फा क्यू। जी अल्फा क्यू जो होता है इसका काम भी सेम पीएलसी बीटा को एक्टिवेट करवाना है। इस एंजाइम को एक्टिवेट करवाना इसका भी सेम काम है। पीएलसी बीटा अगर एक्टिवेट होता है तो सेम PIP2 जो है वो IP3 और डैग में टूटेगा और कैल्शियम आयंस का रेस्पॉन्स जो है उससे होगा। ये थर्ड टाइप का है। फोर्थ टाइप का क्या है आपका, जी अल्फा टी मतलब ट्रांसड्यूसन। और ट्रांसड्यूसन केस जो है रॉड सेल्स में आपको मिलता है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम सेम आपका CGMP फॉस्फो डाई एस्ट्रेज इस एंजाइम को एक्टिवेट करवाना है। इस एंजाइम को एक्टिवेट करवाएगा, ये इसका काम है। और जब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है तो बच्चों जो CGMP है ये इसको किस में तोड़ देगा, 5AMP में। और जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हाइपर पोलराइज हो जाती है। हाइपर पोलराइज कैसे होगी कि जो सोडियम चैनल है और सोडियम डिपेंडेंट जो कैल्शियम चैनल है वो इस CGMP पे डिपेंडेंट होते हैं। जब इसका लेवल बढ़ेगा तभी सोडियम और कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो एक्टिवेट रहते हैं। लेकिन इस एंजाइम ने क्या किया है, इस CGMP को 5AMP में कन्वर्ट कर दिया है। और 5AMP रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है सोडियम और सोडियम डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट करवाने के। इसलिए अंदर सोडियम और कैल्शियम आयंस नहीं आएंगे, अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा और मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाती है। और जब मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाती है तो उस कंडीशन में किसी भी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर्स उससे रिलीज नहीं होता है। ये भी एक अलग से सिग्नलिंग है, लेकिन इतना आप यहां पे पॉइंट याद रख सकते हो। फिफ्थ आप याद रखो इसमें जी अल्फा 12 और 13। इसका मेन काम क्या है, सेल प्रोलिफरेशन में। अगर इस टाइप का जी प्रोटीन जो है एक्टिवेट होता है तो आप कह सकते हो सेल प्रोलिफरेशन में ये हेल्प करेगा। देखिए जनरल सी बात क्या है, ये मेरा जी प्रोटीन है, हाथ जो है आप कह सकते हो जी प्रोटीन है मेरा हैंड, और इसकी आपकी अल्फा यूनिट है। ये अल्फा यूनिट के ये पार्ट है GS, GOLF, GI, G0, G आपका कह सकते हो Q, G ट्रांसड्यूसन एंड G12 और 13। जो भी यूनिट इसकी एक्टिवेट होगी उसके सभी के फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं, वो आपको याद रखना है। आगे इसमें एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि देखिए जब GPCR यहां पर एक्टिवेट हो जाता है, ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, यहां पर लिगैंड बाइंड हो जाता है और जी प्रोटीन यहां पर आपका एक्टिवेट हो जाता है। जी अल्फा बीटा और गामा ये एक्टिवेट है रिसेप्टर। तो होता क्या है, अगर आपको इस सिग्नलिंग को स्टॉप करना है तो सिग्नलिंग को स्टॉप करने के लिए साइटोसोल में एक रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर का नाम है GPCR काइनेज।
जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, इस थर्ड डोमेन पर यहां पर फॉस्फोराइलेशन कर देता है, फॉस्फोराइलेशन कर देगा। ठीक है, जी प्रोटीन का, यस जीपीसीआर का क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेशन कर देगा। और ये जो फॉस्फोराइलेशन करता है, ये आपका सीरीन और थ्रियोनिन, इन दो अमीनो एसिड्स पर ये जीपीसीआर काइनेज जो है वो फॉस्फोराइलेशन करता है। जैसे ही जीपीसीआर रिसेप्टर का फॉस्फोराइलेशन होता है, ऐसे ही एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम है अरेस्टिन प्रोटीन। अरेस्टिन प्रोटीन, ये अरेस्टिन प्रोटीन इस फॉस्फोराइलेशन का यहां पे बेनिफिट लेता है और यहां पर इस थर्ड डोमेन पे जाके अटैच होगा। इट मींस जी प्रोटीन और अरेस्टिन प्रोटीन दोनों के बीच में इस थर्ड डोमेन से बाइंड होने के लिए कंपटीशन होता है। तो होता क्या है कि अरेस्टिन प्रोटीन यहां पे जाके बाइंड हो जाता है और जी प्रोटीन यहां पे बाइंड नहीं हो पाता है। जब जी प्रोटीन यहां पे बाइंड नहीं हो पाएगा तो आपका जो रेस्पॉन्स है आगे, जो एस यूनिट एक्टिवेट हुई है, ओएलएफ यूनिट एक्टिवेट हुई है, वो वहां पे नहीं होगी और रेस्पॉन्स क्रिएट नहीं होगा। तो ये मेथड है जिसकी वजह से आप जीपीसीआर प्रोटीन को, जीपीसीआर रिसेप्टर को आप डीएक्टिवेट करवा सकते हो। या दूसरा तरीका यह है कि जो जी अल्फा यूनिट है जिसके साथ जीटीपी बाउंड हुई है, उसको आप जीएपी से बाइंड करवा दीजिए, जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन से बाइंड करवा दीजिए। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो अल्फा यूनिट के साथ जो जीटीपी बाउंड थी वो जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी एक केस है, वहां पे वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो दो तरीके से आप इस सिग्नलिंग को स्टॉप कर सकते हो और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, नेट के लिए। तो आपको इसमें सारा ध्यान रखना है, सारा अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। थैंक यू।